नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं EVS PYQ क्लास, जिसमें आपकी EVS PYQ की क्विक रीज़न हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही पास आ चुका है और इसको करने के लिए एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए आपको PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी आपको PYQ की वीडियो मिले उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी भी दे। जब बीजों के अंकुरण की कैसे इसको जर्मिनेशन होता है आपका सीड्स का, अगर टीचर वो कंसेप्ट बच्चों को करवा रहा है तो इसके जो है टीचर को क्या क्या और इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए। ऑप्शन ए है कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। ऑप्शन बी है कक्ष में की गई सजावट की। ऑप्शन सी है कक्ष में फैली हुई धूल मिट्टी की। ऑप्शन डी है कक्ष में रखे हुए फर्नीचर की। तो यहाँ पर टीचर को और क्या जानकारी देनी चाहिए बच्चों को कि कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की कि जो आपके बीजों को जब अंकुरित किया जाता है, उनका जर्मिनेशन होता है, तो उनको कितना टेम्परेचर और कितना उनको मॉइस्चराइज़र दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है वे रक्त की जांच के आधार पर की जाती है उनकी। ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी है रक्त को क्षति पहुंचाने वाली यकृत कोशिकाओं के आधार पर। ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। तो आपके पास हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो RBC होते हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी कणिकाओं में जो मच्छर का मलेरिया परजीवी है उसकी उपस्थिति, उसमें प्लाज्मोडियम आपका पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण पता चलता है कि रोगी को मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के घर इग्लू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। ऑप्शन ए है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। ऑप्शन बी है इन घरों का आकार गुंबदकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। ऑप्शन सी है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 3 कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही हो, इतनी बर्फ़ पड़ती है, क्या वहाँ पर आपको पेड़ की पत्तियाँ मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, इसका प्रयोग किया जाता है आपका, वहाँ इसका प्रयोग आपका नहीं, जो पूछा है इसमें से कि आप क्या जानकारी नहीं दोगे बच्चों को। और जो आपके इग्लू होते हैं आपके, जैसे आपका ये ऐसे बना होता है ढांचा, फिर आपका यहाँ एक छोटा सा इसमें क्या होता है, जाने का ये रास्ता होता है, यहाँ से जाते हो आप इसमें। तो यहाँ जब जाते हो तो इसकी जो मनुष्य इसमें रहते हैं वो उनकी जो जैसे वो सांस लेते हैं, उनकी जो गर्मी होती है शरीर की, वो अंदर ही रह जाती है, वो उसके बाहर नहीं निकलती यहाँ से, इसलिए वो क्या होते हैं, उनको वहाँ पर ठंड नहीं लगती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो है इन घरों का जो निर्माण करते हैं उनको एस्किमो एक आपकी प्रजाति होती है वो कहा जाता है इसको। और ये गुंबदाकार भी होता है आपका ऐसे, और ये मध्य में इसका ये रखा जाता है, आपका छिद्र रखा जाता है वहाँ पर जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। ऑप्शन बी है वृक्षारोपण। ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा का प्रयोग। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कि जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन क्या कहलाता है, आपका वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नीचे दिए गई किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। इसने कहा कि मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है, पहाड़ी जो क्या है आपका सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए?
तो कहाँ पर होना चाहिए आपका, जहाँ बर्फ़ भी पड़ती है और आपका क्या होता है उसमें ठंड अधिक होने पर धूप में बैठना अच्छा लगता है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है, किसके कारण होता है भाई। ऑप्शन ए है धूप के कारण, ऑप्शन बी है पर्णहरित के कारण, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्णहरित के कारण, क्योंकि जो आपकी जिन पत्तियों में आपका डार्क ग्रीन कलर पाया जाता है वो उनमें क्या पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें, इसलिए तो वो डार्क ग्रीन कलर होता है उनका। और जिनमें आपका लाइट कलर या बिल्कुल नहीं पाया जाता उनमें आपकी क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें उसको सूर्य की ऊर्जा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए जिसमें पौधों को, ठीक है ना, तो ये उनको पोषक तत्व चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक, कि 5 संख्याओं का औसत 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है आपकी। यहाँ पर आपके पास जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत आपके पास 26 आता है, तो 26 कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल 130 आपका एवरेज आ गया इसका। फिर एक संख्या निकाल दी, 5 में से एक माइनस किया तो 4 बन गई आपके पास यहाँ पर, और उनका फिर आपके पास 24 एवरेज आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा 96। तो आपने निकालना है कि संख्या जो निकाली गई है उसका निकालना है आपने। 10 में से 6 4 आपका, 12 में से 9 कितना हुआ 3 34, तो ये क्या आया आपके यहाँ, आपके पास यहाँ पर 34 इसका राइट आंसर आ गया। ऐसे आप अपना एवरेज निकाल सकते हो, ज़्यादा आपको इसको लेंथी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल जो पूछा है उसको आप रख कर और जो निकालना है उसको रख कर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा डैश की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विकिरण, ऑप्शन बी है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऑप्शन सी है कॉस्मिक किरणों से, ऑप्शन डी है यह सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणें, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतलीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए है मिर्च, ऑप्शन बी है दालचीनी, ऑप्शन सी है लौंग, ऑप्शन डी है इलायची। यहाँ पर पूछा है कि जब पहले भी तो जो आपका अनाज था या आपकी जो खाने का सामान था उनको प्रिजर्वेटिव किया जाता था ना, अब शीतलीकरण की विधि आ गई है आपकी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौंग। लौंग क्या करता है, प्रिजर्वेटिव करता है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, ऑप्शन बी है उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ऑप्शन सी है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई, ऑप्शन डी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी कि ईंधन के जलने से उत्पादित जो कार्बन, जब आपका ईंधन जलता है ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होते हैं जो उसकी श्वसन नली में क्या हो गई है, जमा हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। मैप के जो है मैंने आपके पास एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वहाँ पर आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके गुजरात के निकटवर्ती, अब गुजरात कहाँ पर हो गया आपका, कौन सी साइड में, कौन सी दिशा में हुआ, पहले तो ये बताइए आप। गुजरात आपका वेस्ट में हो गया आपका गुजरात, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। सबसे पहले पूछा है कि राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश निकटवर्ती होंगे, फिर पूछा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर आपका राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, और फिर पूछा है आपके पास राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये आपके गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों के विषय में जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। यह प्राय शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। ऑप्शन बी है इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन सी है यह प्राय अंडे देते हैं। ऑप्शन डी है इनकी त्वचा जो है आपकी सलेमीय तथा श्वसन में सहायक होती है। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी में उन्हें उभयचरों के विषय में सही जो है आपका यहाँ पर बताना है इसका कि सही आंसर क्या होगा यहाँ पर उभयचरों के विषय में। तो यहाँ क्या देखेंगे आप, पहले देख लेते हैं आपका ऑप्शन फर्स्ट में कि जो आपके ये है क्या करते हैं, प्राय शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए भी यहाँ पर। फिर दिया आपके पास सेकंड में कि इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका दिया है कि यह प्राय अंडे देते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका क्या दिया यहाँ पर कि इनकी त्वचा सलेमीय क्या होती है, सलेमीय और श्वसन में सहायक होती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए, बी, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, आपके चारों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गरिमा सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। जैसे कि लिखा उसने तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू। फिर लिखा मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल। फिर लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान, स्पंज, ये लिखा उसने। तो यहाँ पर क्या करती है वो, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा इसमें सजीव में आएगा आपका और कौन सा आपका निर्जीव में आएगा और कौन सा आपका मृत में आएगा। ये आप इसमें से निकाल के बताओगे कि कौन सा आपका चीज़ें इसमें आपकी सजीव में आएगी और कौन सी आपके इसमें निर्जीव में आएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दिया है इसमें आपका ए वाला दिया है, ये आपका क्या हो जाएगी, आपके सजीव हैं सारे के सारे, सजीव में रखा जाएगा इनको। फिर आपका जो सेकंड वाला है ये आपकी क्या हो गए, इसमें निर्जीव में आ जाएंगे आपके, ये आपके निर्जीव में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका ये आपका बी वाला जो सेकंड था आपका, ये तो आपका सजीव हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका निर्जीव में चला गया क्योंकि मोमबत्ती, जग, कार ये आपके सांस नहीं लेते, निर्जीव हैं। और ये आपका क्या हो गया, मृत, है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पर मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले की विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। शिक्षक ने कोयले के बारे में बताया है कि ऑप्शन ए एंथ्रासाइट कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। बी है बिटुमेंस कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। ऑप्शन सी है लिग्नाइट जो है कार्बन की मात्रा 60% से 70% तक होती है। और ऑप्शन डी है पीट जो है इसमें आपका उसकी कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। यहाँ पर पूछा है कि दर्शाई गई कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। तो यहाँ पर आपका जो सबसे कम ऊष्मा देने वाला है, तो क्या पूछा है, अब जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वही आपका सबसे कम ऊष्मा देगा। यहाँ पर पीट जो है आपका, पीट की आपकी जो है सबसे कम मात्रा है, तो यही आपका सबसे कम ऊष्मा देगा। और सबसे ज़्यादा ऊष्मा आपकी कौन देगा, एंथ्रासाइट। तो पीट आपका क्या हो गया, कार्बन की जो है मात्रा उसमें 60% से भी कम होती है, तो यही आपका सबसे कम ऊष्मा देने वाला कोयला है। ये आ गया इसका ऑप्शन 3 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करे। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदु लिखता है। ऑप्शन ए है जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है। ऑप्शन बी है एक निर्मित है जिसका अणु सूत्र क्या है, H2O, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है। बी है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य है। ऑप्शन सी है जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका। फिर है पृथ्वी का लगभग 75% भाग जल से घिरा है।
तो यहाँ पर आपने बताना है इनके आधार पर कौन कौन सा आपका सही हो जाता है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कि जल क्या आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु आपका क्या होता है H2O आपका अणुसूत्र होता है इसका। फिर है 20 का कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक द्रव्य है। फिर सी में क्या दिया इन्होंने कि जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन जल का जो घनत्व होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है। तो और पृथ्वी का लगभग 75% भाग जल से घिरा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए और बी ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका ये फर्स्ट है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है। इससे पहले मैंने आपके पास करवाए इसके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन ईवीएस के, अब आपके पास इसमें चल रहे हैं इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अपनी ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन बी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन बी है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन डी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। यही आपका पॉजिटिव आंसर भी हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है अवलोकन, मापन, भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। ऑप्शन सी है आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं को याद करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर होगा ऑप्शन ए कि जो आपका अवलोकन है, मापन है, भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। यहाँ पर आपका ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा और आपका आंसर भी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राथमिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए है मकान, भवन, रेल मार्ग आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। ऑप्शन बी है मानव की वास्तविक एवं शारीरिक योग्यता और संख्या की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। ऑप्शन सी है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। ऑप्शन डी है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम, मछली घर दिखाते हुए हवा पंप जो हवा वाला पंप है उसका लाभ बताती है कि यह पंप क्या क्या कर सकता है भाई। ऑप्शन ए है एक्वेरियम के पानी को साफ रखता है। ऑप्शन बी है आपके पास पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। ऑप्शन सी है आपके पास इससे निकलने वाले हवा के बुलबुलों के साथ मछलियाँ खेलती हैं। ऑप्शन डी है इससे निकलने वाले हवा के जो बुलबुले हैं वो प्रकाश में क्या करते हैं, चमकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सेकंड, क्योंकि जो पानी होता है आपका उसमें ऑक्सीजन घोलने का ये काम करता है, जो कि आपका एक्वेरियम जिसमें है वो पंप होता है उसका, तो वो उसमें ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित है? यहाँ पर आ जाता है आपके पास ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उस आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को समाज की बुराइयों का एक डायग्राम दिखाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सामाजिक बुराइयों पर पोस्टर बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी है समाज की समस्याओं पर एक व्याख्यान देना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, कि विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उस आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से करने के लिए कहना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? ऑप्शन ए है इसे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सके। ऑप्शन बी है आपका इसे ऐसे ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थी को व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता करे। ऑप्शन सी है यह पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादों की चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी है इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन डी, इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। ऑप्शन ए है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन बी है एकीकृत और अनुभवात्मक। ऑप्शन सी है प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैसी जो है उसकी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? ऑप्शन ए समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम आधारित है, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है ईवीएस की प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीम बेस्ड हो जाती है आपकी यहाँ पर। जो आपकी 6 थीम बताई हुई हैं, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स है आपकी, फिर आपकी क्या होगी इसमें आपकी फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू मेक, ये वाली होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपका, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए है उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। ऑप्शन बी है लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। ऑप्शन सी है पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकते हैं बना लें। ऑप्शन डी है समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, कि समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ऑप्शन सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। ऑप्शन डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा आपका सही है इसमें से। तो शिक्षण शास्त्र को समझना ये आपका डी हो गया, और ए में आता है आपके पास ऑप्शन ए कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर है कि मानव और अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, यहाँ से ये नहीं आएगा आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी जो आपका ए और बी है यही आपका आंसर निकलेगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए है अवलोकन अनुसूची, ऑप्शन बी है रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी है वृत्तांत रिकॉर्ड, ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो। तो ये आपका सह शैक्षिक पक्ष का जो आकलन है ऑप्शन सी वृत्तांत रिकॉर्ड जो होते हैं आपके, उसमें आपका शामिल किया जाएगा। सह शैक्षिक क्रियाएं वो हैं आपकी, जैसे आपकी पढ़ाई करना, ये आपकी शैक्षिक क्रियाएं हैं। और सह शैक्षिक क्रियाएं क्या आपकी, जैसे आपका खेल कूद, गेमिंग हो गया आपकी, ये सब आपका सह शैक्षिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि ऑप्शन ए है गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ऑप्शन बी है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक अनुभव संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने इसका कूट निकालना है कि क्या यहाँ पर कौन कौन से आंसर को आप इसमें से फाइंड करेंगे। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड तो आपका सेम है, क्योंकि इसमें आयोजित की जाती है, फिर इसमें चर्चा भी की जाती है। तो इसमें से तो आपका एक ही हो जाएगा ये बी वाला, क्योंकि इसमें दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है कि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। फिर है सी में शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ये भी आपका राइट है इसमें। फिर डी है बच्चों द्वारा डिज़ाइन की गई कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या निकला, बी, सी और डी, ये आपका राइट आंसर निकला यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका यहाँ बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ऑप्शन बी है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ऑप्शन सी है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ऑप्शन डी है बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय की प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। तो यहाँ पर आपके पास इसमें भी आपको क्या करना है, देखना है कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है इसमें। तो फर्स्ट पर जाते हैं कि ऑप्शन ए पर कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। तो ये तो आपका जो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है बच्चे की पॉजिटिव है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय से के प्राप्तकर्ता के रूप में, एक निश्चित नहीं है और सीमित, निश्चित, केवल, भी, ही, ये शब्द क्या आपके नेगेटिव आ जाते हैं इसमें। और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ए, बी और सी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका है ए, बी और सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आपका कंटेंट है, कंटेंट से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है, पशुओं के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाथियों के बारे में। आपका हाथियों के बारे में क्या पूछ लिया जाता है आपके पास कि जैसे कि जो आपके हाथी होते हैं उसमें जो हाथियों के झुंड की जो मुखिया होती है वो कौन होती है, वहाँ उनका जो मुखिया होता है कौन होता है हाथियों के झुंड का। तो जो सबसे बड़ी मादा होती है हाथियों में, जो सबसे बड़ी मादा होती है, सबसे बड़ी मादा जो हथनी होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी मादा हथनी वो क्या होती है, उनके झुंड की मुखिया होती है आपके हाथियों की। और जो आपका हाथियों का झुंड होता है उसमें कोई भी आपका जो मेल हाथी होता है, आपका मेल एलिफेंट जो नर हाथी होता है वो इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो आपके हाथी होते हैं वो आपके 14 या 15 जो आपकी एज होती है उनकी, उसमें वो अपने झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। और आपका अगर पूछ लिया जाए कि जो एक वयस्क हाथी है वो एक दिन में कितने पत्ते खा सकता है, तो एक वयस्क हाथी आपका 100 kg आपका पत्ते खा सकता है।
100 किलो तक आपके पत्ते और टहनियाँ वो खा सकता है। और जो आपका हाथी है, अगर उसकी सोने की बात की जाए कि वो कितना सोता है आपका, तो हाथी आपका केवल दिन में जो आपका होता है हाथी 2 या 4 घंटे 2 या फिर 4 घंटे आपका सोता है हाथी आपका। उसके बाद है हाथी को क्या पसंद होता है आपके, हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। कीचड़ में खेलते हैं ना हाथी, तो उनको क्यों खेलते हैं, वो वहाँ पर क्यों पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, उनकी त्वचा को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और एक इसमें आ जाता है आपका पॉइंट कि हाथियों के बड़े बड़े कान भी होते हैं, जो क्या करते हैं, उनसे पंखे का काम करते हैं। जो हाथियों के बड़े बड़े कान होते हैं वो उनसे क्या करते हैं, अपने जो है उसको हवा देते हैं, अपने शरीर को, उनको पंखों का काम लेते हैं। उसके बाद जो है आपका जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें आपके 10 से जो है आपके 12 मादा आपकी हथनियाँ होती हैं उसमें, और बच्चे होते हैं आपके, जो आपका झुंड होता है हाथियों का। तो ये हाथियों से रिलेटेड आपका टॉपिक पूछ लिया जाता है कि इसमें आपका क्या क्या आता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।